अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक एटम है और इसमें ये न्यूक्लियस है। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे हम जो है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम दो चीज़ों में से एक तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसकी वेलोसिटी, एक चीज़ को मेजर करते तो दूसरी अनसर्टेन हो जाती थी, एक चीज़ सर्टेन होती तो दूसरी अनसर्टेन हो जाती थी। तो फिर इसमें दोनों चीज़ों को एट अ टाइम हम डिटरमिन नहीं कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। ऑर्बिटल के ऊपर 3 साइंटिस्ट ने काम किया। हाइजेनबर्ग ने किया, डीरॉक ने किया और श्रोडिंगर ने किया। सबसे जो इफ़ेक्टिव काम समझा गया वो श्रोडिंगर का समझा गया था। श्रोडिंगर ने कहा कि हम जो है ना प्रोबेबिलिटी, इसने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि ये हमारे पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट हैं। ये वाला जो एरिया है, रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस, इसको इसने ऑर्बिटल का नाम दिया और इसने कहा ऑर्बिटल वो रीजन होगा, वो एरिया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% होगी। और जो न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो इसने बताया कि 0.529 एंगस्ट्रॉन है। तो ये था ऑर्बिटल की क्या डेफिनेशन थी? द प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 95%, कि 95% वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी और उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे। ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दो डिफरेंट टर्म हैं। ऑर्बिट वो पाथ जहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% हो। ये 2 डायमेंशनल होता है और ये 3 डायमेंशनल होता है ऑर्बिटल। इससे नेक्स्ट जो है ना, इन ऑर्बिटल को और अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम नंबर आया जो कि श्रोडिंगर ने दिए। क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली ये बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे डिस्क्राइब करता है? अब देखें, हमने किसी शख्स से मिलना है और हम ऐसे तो नहीं चले जाएंगे उससे मिल लेंगे। हमें पहले क्या करना होगा? हमें ये पता लगाना होगा कि वो कौन से सिटी में रहता है, कौन से सिटी के कौन सी गली में रहता है और उस गली में उसका घर कौन सा है। तो हमने पहले ये एड्रेस लेना है उस आदमी से अगर हमने मिलना है। सेम इसी तरह अगर हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस से कितना दूर है, कौन से ऑर्बिट में है, तो हमने क्या करना है? फिर इन क्वांटम नंबर को डिस्कस करना है। तो इन्होंने बेसिकली लोकेट करना होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस में भी यही बात है कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है और दूसरा ये उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करता है या आइडेंटिफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और थर्ड जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर। तो बारी बारी हम इनको देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है। श्रोडिंगर ने इसमें एनर्जी के लेवल्स को बताया है कि अराउंड द न्यूक्लियस एनर्जी के क्या लेवल्स हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे वो उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ये शेल को डिफ़ाइन करता है। अराउंड द न्यूक्लियस जो शेल है, नंबर ऑफ शेल, ये उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय n, और n की वैल्यू जो स्टार्ट फ्राम 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
बेसिकली ये n जो है रिप्रेजेंट करता है शेल्स को या एनर्जी लेवल्स को। ये जो n है इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती, इन्फिनाइट होती है एंड सो ऑन, लामहदूद है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी लेवल्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। वो जो एनर्जी लेवल हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम K L M N से, M N O P Q ऐसे चले जा रहे हैं। जो वैल्यू ऑफ n है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उससे हम किस चीज़ को डिनोट करते हैं, इस चीज़ को बताने से पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पे K शेल है। अगर n की वैल्यू 2 है इसका मतलब है L शेल है। अगर n की वैल्यू 3 है इसका मतलब है M शेल है। अगर 4 है तो इसका मतलब है N शेल है। तो शेल्स के बारे में बता रहा है, n की वैल्यू हमें बता रही है। n की वैल्यू डिटरमाइन करती है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक एटम है। अब n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी इसका मतलब है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी उसका साइज भी बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जिसकी एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के उतना करीब होगा जो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम होगी, और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर जाएगा। तो अगर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर हमने ये पता लगाना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, तो हमारे पास एक फार्मूला है 2n²। n बेसिकली अगर हमने K शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि K शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हमने m का निकालना हो तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे, स्केयर ये 6 ये 9 और सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो हमें पता चल जाएगा m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने शेल को रिप्रेजेंट किया था तो ये सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अब हमें पहले हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा था, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी हमें, हमने कहा जी वो शेल है। अब उन स्पेक्ट्रल लाइन को हमने हाई रिजॉल्वेंस पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा है। जैसे ही हमने उनको हाई रिजॉल्वेंस स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो वो जो स्पेक्ट्रम बना उसमें जो छोटी छोटी वो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो मज़ीद छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड हो रही हैं। हर एक लाइन छोटी छोटी लाइन में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब है शेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। शेल के अंदर भी कोई और चीज़ है, तो उनको हमने सब शेल का नाम दिया जो शेल के अंदर ये छोटी छोटी लाइनें थी। इस एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं L से, और इसकी वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास L की वैल्यू होती है 0 तो हमारे पास क्या होगा, S सब शेल होगा। अगर L की वैल्यू 1 होती है तो P सब शेल होगा। अगर L की वैल्यू 2 होती है तो D सब शेल होगा। अगर L की वैल्यू 3 होती है तो F सब शेल होगा। इनको हमने S P D F सब शेल्स को डिनोट किया S P D F से। A स्टैंड फॉर होता है, S पे शार्प है, P से प्रिंसिपल है, D से डिफ्यूज़ है, F से फंडामेंटल है। तो इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और इनकी जो सब शेल की जो शेप है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ L पे डिपेंड करती है। जैसे L की वैल्यू चेंज होगी इनकी शेप भी चेंज होंगी। इट में भी स्फेरिकल, डम्बल या कम्प्लेक्स। ये जो शेप्स हैं ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं, डम्बल भी हो सकती हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया L की वैल्यू अगर 0 होगी तो S सब शेल होगा, इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होगी, P की डम्बल होगी और D की सॉसेज होगी। सॉसेज में उलझी हुई सी होंगी, और F कम्प्लिकेटेड। प्रिंसिपल और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप देखेंगे तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो K शेल होगा, और L की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है S सब शेल है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो L शेल होगा इसका, और यहाँ पे L जो है 2 वैल्यू देगा, एक 0 देगा एक 1। जब 0 होगी तो S होगा, जब 1 होगी तो P होगा, और जब n की वैल्यू 3 होगी तो M शेल होगा, और L जो है वो 3 वैल्यू देगा 0 1 2। तो 0 होगी तो S होगा, 1 होगी तो P होगा, 2 होगी तो D होगा। जब n की वैल्यू 4 है तो N शेल होगा, और L की वैल्यू 0 1 2 3 तक होगी। 0 S के लिए 1 P
2d और 3f के लिए। अगर हम चाहते हैं कि s p d f इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। अगर s में काउंट करने हैं तो 2s की जगह पे l की जगह पे 0 पुट करेंगे 1। और ये अगर हमने p के निकालने हैं, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो हमें पता चलेगा कि p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये